महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे उपस्थित। अमित शाह कोल्हापुर में भाजपा की विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर एक बार फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई करेगी पूछताछ। पिछले हफ्ते ही सीबीआई और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में कई आरोपियों की संपत्ति की थी जब्त। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं जनसभाएं और रैलियां। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होगा मतदान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से की मुलाकात। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन को दी सख्त चेतावनी। कहा, अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेगा बर्दाश्त। सेंट्रल दमिश्क के काफ्र सूसा में इजराइल के रॉकेट हमले में कम से कम 15 की मौत। सीरिया की सेना ने कहा, राजधानी दमिश्क के बीचों बीच हुमायत चौक के पास घनी आबादी वाले इलाके में हवाई हमले से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने रखा 115 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 113 रनों पर सिमटी। रविंद्र जडेजा ने झटके 7 विकेट। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच होगी भिड़ंत। वहीं अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में इससे संबंधित आज बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने शिव जयंती के अवसर पर शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। और वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे के शिवनेरी किले में आयोजित शिव जयंती समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। कि वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने
पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा तलवार युद्ध लड़ाई विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर एक बार फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई आज फिर से पूछताछ करेगी। पिछले हफ्ते ही सीबीआई और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब घोटाले में शामिल कई आरोपियों की संपत्ति जब्त की थी। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से कुछ मोहलत मांगी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई से आज पूछताछ करने का नोटिस मिला था। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई से अनुरोध किया है कि दिल्ली की बजट की तैयारी के कारण फरवरी के बाद वे किसी भी दिन का समय दें। बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। फरवरी के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। उधर मेघालय में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। स्टार प्रचारक और सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। असली मुकाबला गारो हिल्स में चल रहा है। यहां 24 सीटें दांव पर हैं और यहीं से मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कोनराड के संगमा, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने गारो, खासी और जयंतिया पर्वतीय क्षेत्र में कल जनसभाएं की। राज्य में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मेघालय में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 300 शुरू किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मिशन 300 के अंतर्गत सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों में 300 मतदान केंद्रों की पहचान की गई है, जहां मतदान का प्रतिशत राज्य के औसत मत प्रतिशत 87 से भी कम था। We have launched one project, one campaign called Mission 300 for those polling stations which are below the state average. Our state average is quite robust, almost 87%. 5 polling stations in every constituency which are below state average. So we launched this program on Valentine's Day incidentally. So we call it My Vote, My Valentine. Love your vote, love your state, love your voice. And we hope that with this campaign, because we have involved the stakeholders from the headmen to the leaders to the youth organizations, the women's organization. So we hope that with this there will be a rise in the voting percentage. We are not too bad at 87%, but we hope to take it to 90 and above. नागालैंड में होने वाले विधानसभा मतदान से पहले चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के सामने निष्पक्षता के साथ ही दुर्गम इलाकों में चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की है। किस तरह से नागालैंड में निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। पूर्वोत्तर का नागालैंड वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल इसलिए चर्चा में है कि यहाँ पर आगामी 27 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है, जिसके नतीजे 2 मार्च को आएंगे। 60 विधानसभा वाले इस राज्य में लगभग 13,17,632 मतदाता हैं, जिसमें 6,61,489 पुरुष जबकि 6,56,143 महिला मतदाता है और साथ ही 7,981 सर्विस मतदाता हैं। इस चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, जिसे पार पाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। काफ़ी समय से, कई हफ्तों से, इनफैक्ट कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं। उसके बहुत से डायमेंशंस हैं, जैसे ट्रेनिंग्स हुई तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज़, ईवीएम नोडल ऑफिसर्स, इन सब की एक से भी ज़्यादा राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स कराई गई हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो सारी पहले से ही स्ट्रॉन्ग रूम्स में डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट लेवल चेक तो 2 महीना पहले ही हो गया था और अभी कमिश्निंग ऑफ द ईवीएम्स चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है जो टाइमलाइंस हैं, उस 10th को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल था, उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल हो गया है। तो सारे ज़िलों में अभी कमिश्निंग भी हो रही है ईवीएम्स की। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की साइड से भी सारी एजेंसीज एक्टिव हैं। फुल इलेक्शन कमीशन ने खुद भी यहाँ पे नागालैंड में कोहिमा में आके विजिट किया, सारी पोल प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू किया है।
नागालैंड में 60 विधानसभा सीट है, जिसमें एक सीट पर निर्विरोध चुनाव के बाद अब 59 सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए 2291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 525 पोलिंग स्टेशन जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सारी एजेंसीज के कलेक्टिव एफर्ट से ऑलमोस्ट 40 करोड़ के अभी तक सीजर्स भी हुए हैं जब से इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद से, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी प्रिपरेशन की तरफ से 305 कंपनीज ऑफ CAPF टोटल यहाँ पे डिप्लॉय होंगी इलेक्शन के लिए। उसमें से 75 कंपनीज तो जनवरी में ही आ गई थी सारे इलेक्शन का लॉ एंड ऑर्डर को एडवांस प्रिपरेशंस के लिए, प्लस स्टेट पुलिस तो पूरी इन्वॉल्व है ही, पूरी मशीनरी। उसमें 305 में जो 75 तो एडवांस कंपनीज हैं, बाकी जो हैं वो अभी आना शुरू हो जाएंगी वेरी सून। तो इस तरह से हर एस्पेक्ट को देखते हुए तैयारियां की गई हैं। और एक अच्छी चीज़ जो हम अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहेंगे कि नागालैंड में कुछ विलेजेस ने इवन अपनी तरफ से ही मीटिंग्स करके गाँव में विलेज काउंसिल जो बोलते हैं, जो पंचायत की तरह से है, उन्होंने मीटिंग्स करके सारे विलेजर्स से खुद ही रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि हम लोग किसी भी तरह का प्रलोभन या मेल प्रैक्टिस को अपने विलेज एरिया में होने नहीं देंगे। चुनाव की निगरानी करने के लिए सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान शराब, कैश कहीं भी पकड़ा गया तो तत्काल कार्रवाई होगी। इसकी शिकायत सुनने और कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें जिला स्तर के साथ ही इसमें सभी प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को एक ही चरण में होना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग के सामने जहां एक तरफ निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को अधिक से अधिक घरों से बाहर निकालकर मतदान बूथ पर लाने की होगी। सहयोगी राजेंद्र जोशी और कैमरामैन कुलदीप के साथ उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज, कोहिमा, नागालैंड। और C20 कार्यकारी समूह आज शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन पर एक पैनल चर्चा आयोजित करेगा। पैनल चर्चा का विषय है विविध शिक्षार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा। आज 2 बजे से 3:30 बजे के बीच पैनल चर्चा का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ साझेदारी में मार्टिन फाउंडेशन ने APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के जरिए स्कूल स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करना मकसद है। इस मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई भी मौजूद रहीं। इस पहल के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से कक्षा 6ठी से 12वीं तक के 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 150 PICO सैटेलाइट डिजाइन और डेवलपमेंट करने में सक्षम बनाया गया है, जिन्हें रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाना है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 3 फरवरी को शुरू हुए 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आज अंतिम दिन है। सूरजकुंड मेले को लेकर हरियाणा के अलावा दिल्ली NCR के लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। विभिन्न शहरों से आए लोगों ने जमकर खरीदारी की। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 के लिए थीम स्टेट है, जो इस क्षेत्र से विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित कर रहा है। इस मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प, हथकरघा और भारतीय कला को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और ये अपनी तरह का एक अनूठा अनुभव है। अनेकता में एकता की झलक दिखलाता ये मेला रंग बिरंगी छटा बिखेरता है और देश विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। ये मेला देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों में भी खूब प्रचलित है। इसे देखने के लिए अलग अलग देशों के लोग यहाँ आते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मी का एहसास होने लगा है। शिमला में फरवरी में ही तापमान बढ़ गया है। हिल्स क्वीन शिमला में फरवरी में न्यूनतम तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री के साथ फरवरी की सबसे गर्म रात रही, जो सामान्य से 11 डिग्री अधिक है। शहर में आखिरी बार 23 फरवरी 2015 को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
और पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक सीमा सुरक्षा बल ने एक ड्रोन बरामद किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन के साथ प्रतिबंधित वस्तु भी मिली है, जिसके हेरोइन होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की और उन्हें अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे के भेजने के अपने गैर जिम्मेदाराना कृत्य को नहीं दोहराने की चेतावनी दी। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि सचिव ने चीन को स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा, अभी चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। मैंने चीनी नागरिक निगरानी गुब्बारे की घुसपैठ की निंदा की और जोर देकर कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैंने चीन को रूस को सामग्री सहायता प्रदान करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राहत कार्यों को देखने के लिए तुर्की का दौरा करेंगे। इसके बाद वे राजधानी अंकारा में तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, जहां वे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूद कावुसोगलू और तुर्की के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विनाशकारी भूकंपों के बाद तुर्की को जारी अमेरिकी समर्थन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण नाटो सहयोगी के रूप में तुर्की के साथ अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों में हताहतों की संख्या 46,000 को पार कर गई है। तुर्की में भूकंप ने 40,600 से अधिक लोगों की जानें ले ली हैं, जबकि उसके पड़ोसी सीरिया में 5,800 से अधिक लोगों की मौत हुई है। आपदा ने 2,64,000 से अधिक अपार्टमेंट को तबाह कर दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सीरिया में मध्य दामिश्क के काफ्र सूसा पड़ोस में एक इमारत पर इजरायली रॉकेट हमले में आज सुबह कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। सीरियाई सेना के अनुसार हवाई हमले से राजधानी के बीचों बीच उमायद चौक के पास घनी आबादी वाले इलाके में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये हमला ईरानी प्रतिष्ठानों के पास एक बड़े सुरक्षा परिसर के करीब किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कई लोग हताहत और घायल हुए हैं। लगभग 1 दशक से इजराइल संदिग्ध ईरानी प्रायोजित हथियारों के हस्तांतरण और सीरिया में कर्मियों की तैनाती के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। इजरायली अधिकारियों ने इस तरह के हमलों के लिए शायद ही कभी जिम्मेदारी स्वीकार की है। पश्चिमी खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हाल के वर्षों में सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार किया है और अधिकांश राज्य नियंत्रित क्षेत्रों में इसकी पकड़ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 1 साल होने वाले हैं। वहां के हालात देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बड़ा बयान दिया है। सुनक ने राष्ट्राध्यक्षों, रक्षा मंत्रियों और विश्व के अन्य नेताओं की वार्षिक बैठक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि रूस को यूक्रेनी पुनर्निर्माण के लिए भुगतान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी आक्रामकता के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया मजबूत नहीं थी। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन ने एक बार फिर युद्धग्रस्त यूक्रेन का समर्थन किया है। उर्सुला ने जोर देकर कहा है कि यूरोपीय संघ यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कुछ भी करेगा। कीव की चेतावनियों के बाद कि उनकी सेना को जल्द अधिक आपूर्ति की आवश्यकता है। यूरोपीय आयोग यूक्रेन की मदद की खातिर गोला बारूद खरीदने के लिए अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के तरीकों की तत्काल तलाश कर रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 115 रनों का लक्ष्य रखा है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 113 रनों पर सिमट गई। मैच के तीसरे दिन आज सुबह दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 61 रन के आगे खेलना शुरू किया। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन जल्द ही पवेलियन लौट गए। हेड ने 43 और लाबुशेन ने 35 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद स्टीव स्मिथ और रेनशॉ को आउट करके अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल दिया। जडेजा ने एक भी ओवर में हैंड्सकॉम्ब और कमिंस को आउट किया। जडेजा ने इसके बाद नाथन लियान और मैथ्यू कोहेनमान को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का अंत कर दिया। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 विकेट लेने में सफलता पाई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 262 रन बनाए। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच भिड़ंत होगी। वहीं अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। कल इंग्लैंड ने भारत को 11 रनों से हरा दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 20 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन ही बना सकी। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ये पहली हार है। भारत की तरफ से ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 52 रन बनाए। हालांकि वो टीम के काम नहीं आ सकी। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने कोई पदक जीता है। रविवार शाम खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत को चीन से 2-3 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। सेमीफाइनल में भारत के एचएस प्रणय और पीवी सिंधु को एकल प्रतियोगिता में मिली हार के बाद पुरुष युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी को जीत मिली। इसके बाद त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भी महिला युगल स्पर्धा में जीत हासिल की। हालांकि मिक्स्ड डबल्स में ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी को सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सपना भी टूट गया। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओलंपिक 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। खेलों के सबसे बड़े आयोजन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने खेलों के आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ब्रिस्बेन ओलंपिक के लिए लगभग $5 अरब खर्च करेगी। ओलंपिक 2032 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर करेगा। इसके मद्देनजर ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक्शन में आ गई है। ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार और क्वींसलैंड राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक से पहले नए खेल परिसरों के निर्माण और मौजूदा स्थानों के नवीनीकरण करने के लिए संयुक्त रूप से $4.9 बिलियन खर्च करेंगे। संघीय सरकार ब्रिस्बेन एरिना के विकास के लिए $1.7 बिलियन प्रदान करेगी, जबकि क्वींसलैंड सरकार गाबा क्रिकेट मैदान के पुनर्निर्माण के लिए $1.85 बिलियन का फंड देगी। वहीं 16 नए या उन्नत स्थानों के लिए दोनों सरकारें समान अनुपात में वित्त पोषित करेंगी, जिनमें $1.3 बिलियन प्राप्त होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महान दिन है। ये ब्रिस्बेन शहर और क्वींसलैंड के लिए एक महान दिन है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक शानदार दिन है। $4.8 बिलियन का ये समझौता दिखाता है कि जब सरकारें एक साथ काम करती हैं तो वे क्या क्या कर सकती हैं। मुझे पता है, एक सिडनी साइडर के रूप में देखें
तो यहाँ क्वींसलैंड में खेल जो अंतर ला सकता है, ये इस शहर को एक वैश्विक शहर के रूप में मजबूत करेगा। इससे ब्रिस्बेन को फायदा होगा, इससे क्वींसलैंड के पूरे राज्य को लाभ होगा, साथ ही हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। क्वींसलैंड की प्रीमियर अनास्तासिया प्लाजुक का कहना है कि वे इस आयोजन के लिए भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कोई फंडिंग नहीं मांगेंगी। वहीं खेलों के लिए कुल लागत को संशोधित कर $3.4 बिलियन से $4.8 बिलियन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले साल 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी में ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया में 32 सालों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। ब्रिस्बेन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर बन जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।